नमस्ते स्टूडेंट्स, ट्रेनीज, सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, डायरेक्टर और बिजनेस ओनर, आप सभी का स्वागत है। मैं कुलभूषण बिल्कुल ठीक हूँ, मोटिवेटेड हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी स्वस्थ और मोटिवेटेड होंगे। इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव इजी मेथड से कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, फैक्ट बताना है, जिसके कंटेंट एक्सपीरियंस्ड सीनियर्स, प्रोफेशनल्स और फैकल्टी ने बनाए हैं। उम्मीद करता हूं आप क्रमवार सभी मॉड्यूल अटेम्प्ट करेंगे और नॉलेज गेन के साथ साथ सर्टिफिकेट पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस कोर्स में काफी सारे मॉड्यूल्स हैं और हर मॉड्यूल में काफी टॉपिक्स भी हैं। इससे आपको घबराहट की कोई आवश्यकता नहीं है। हर टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में बताया समझाया गया है। यहाँ तक कि एग्जाम्पल्स भी बहुत साधारण लिए गए हैं, क्योंकि मेरा प्रयास है आपको जल्द से जल्द कॉन्सेप्ट देना। डिफिकल्ट वर्ड्स या डिफिकल्ट एग्जाम्पल देकर मुश्किल नहीं खड़ी करना। कॉन्सेप्ट आ जाए, उसके बाद आप नॉलेज को जल्द ही प्रैक्टिस में लाने से हेजिटेट नहीं करेंगे और प्रैक्टिस से ही आप स्किल पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं और बेनिफिट्स आने शुरू हो जाते हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हो या बिजनेस ओनर। इस वीडियो में आपको GD&T के बारे में बताने वाला हूं। आपकी वर्किंग में, एफिशिएंसी में, कंपनी की आउटपुट में, कंपनी की कम्पिटिटिवनेस में, प्रॉफिट मार्जिन में GD&T कैसे कंट्रीब्यूट करता है, आप स्वयं भी विचार करने लगेंगे। इस नॉलेज की रियल डिमांड इंडस्ट्री में काफी है। हर सक्सेसफुल इंडस्ट्री इस नॉलेज के बेनिफिट जानती है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम टेक्निकल ड्राइंग्स का सहारा लेते हैं। टेक्निकल ड्राइंग्स की इंपॉर्टेंस के बारे में हम सब जानते हैं। हम में से बहुत लोग टेक्निकल ड्राइंग्स को कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। फिर भी आए दिन रिजेक्शंस, फंक्शनल फेलिंग, डिस्कशंस, आर्गुमेंट और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कॉमन है। इन कारणों से हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट, मार्जिन, हमारी इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग, हमारी इंडस्ट्रियल प्रेस्टीज, हमारा इंडस्ट्रियल ट्रस्ट, कॉम्पिटिटिवनेस, इन सभी चीजों पर बहुत गहरा असर होता है। GD&T कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं करता। हमें बस ये इंश्योर करना है कि ये न केवल मुझे परंतु मेरी सारी वर्कफोर्स को इसकी नॉलेज हो, इसकी जानकारी हो। मशीन ऑपरेटर से लेकर डिजाइनर, सुपरवाइजर, क्वालिटी टीम, फंक्शनल टेस्टर्स, एक्सपर्ट्स, मैनेजर्स, इन सभी को GD&T की जानकारी होनी चाहिए। बिजनेस ओनर्स, GD&T को जानने के बाद आप पाएंगे कि आप GD&T के द्वारा कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं। GD&T एक एब्रीविएशन है जिसकी फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। फ्रेंड्स, ये हम जानते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और ये बहुत मुश्किल है कि अगर मैं डिजाइन कर रहा हूं और पार्ट अगर किसी और कंट्री में बनना है तो लैंग्वेज के सहारे डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होता है। मैं दुनिया भर की लैंग्वेजेस नहीं सीख सकता और कोई मैन्युफैक्चरर ऑर्डर लेने के लिए दुनिया भर की लैंग्वेजेस नहीं सीख सकता। तो डिजाइन डॉक्यूमेंट हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्लियर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। डिजाइन डॉक्यूमेंट में हमारी शेप भी बनी होती है, उसमें हमारे साइजेस भी होते हैं और GD&T सिंबल्स भी होते हैं। डिजाइन हमारा शेप कम्युनिकेट करता है, डायमेंशन उसके साइज कम्युनिकेट करते हैं एंड GD&T उनकी ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस को कम्युनिकेट करता है।
ये एक क्लियर कम्युनिकेशन का माध्यम है जो कि ना केवल डिजाइन इंटेंट या अदर वर्ड्स में कहें कि डिजाइन रिक्वायरमेंट जो कि हमारी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट को डिपिक्ट करती है उससे मेल खाती है। ये क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ड्राइंग्स का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। GD&T डायमेंशंस और टॉलरेंस को एक डिफरेंट तरीके से डिफाइन करता है जो कि हमारी कॉमन डिजाइन प्रैक्टिसेस से, जिसमें प्लस और माइनस में टॉलरेंसेस लिखी होती हैं, उससे अलग है। डिजाइनर अपने कैड स्टेशन के ऊपर या कैड पीसी के ऊपर किसी भी पार्ट को परफेक्टली डिजाइन कर सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में वो परफेक्ट बनना बहुत मुश्किल है। किसी ना किसी तरह उसमें डिविएशन आती ही है, भले ही वो डिविएशन कितनी भी माइन्यूट क्यों ना हो। प्रॉपर GD&T की प्रैक्टिस से क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी डिलीवरी टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है, एफिशिएंसीज को बढ़ाया जा सकता है। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है जिसको हम कॉमन यूनिवर्सल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, जो कि वेरियस प्रोसेस एक्टर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। प्रोसेस एक्टर मतलब पार्ट के रॉ मटेरियल से लेके डिस्पैच तक, इसके बीच में जितनी भी प्रोसेसेस आती हैं उनको करने वाली एंटिटीज को हम प्रोसेस एक्टर बोलते हैं। उन एंटिटीज, उन एक्टर्स के बीच में इंफॉर्मेशन कन्वे होनी चाहिए बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के या बिना किसी कंफ्यूजन के। और डिजाइन हमारा जो प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी का इंटेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो कन्वे करने के काबिल होनी चाहिए। इससे हमारी ओवरऑल आउटपुट के ऊपर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। अपनी समझ को और आगे बढ़ाने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक कॉमन वर्कशॉप सिनेरियो है, डिजाइन से एक ड्राइंग बन के आती है जिसमें फॉर एग्जांपल एक प्लेट है, प्लेट के सेंटर में एक होल है, प्लेट की कुछ थिकनेस है और एक स्टैंडर्ड पिन जो कि इस टाइप की दो प्लेट्स में जानी है। ये एक उसी प्लेट्स की असेंबली ड्राइंग है। दो प्लेटें आप देखेंगे असेंबल की हुई हैं, ये पिन गई हुई है और ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि असेंबली की हाइट को दिखा रहा है। ड्राइंग वर्कशॉप में रिलीज हो गई, वर्कशॉप में दोनों प्लेटें मैन्युफैक्चर हो गई, स्टोर से ये एक स्टैंडर्ड पिन भी आ गई जो कि अब ये तीनों पार्ट आगे असेंबली में असेंबली के लिए प्रोसीड कर जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग के बाद असेंबली में ये दोनों प्लेटें जाती हैं। असेंबली वाला बंदा एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखता है, यह पिन डालने की कोशिश करता है, पिन नहीं जाती है। यहाँ डिविएशंस पिक्टोरियली बहुत मैग्नीफाई करके दिखाई गई हैं। असल में डिविएशंस बहुत माइन्यूट होती हैं, लेकिन वो माइन्यूट डिविएशंस को हम शो नहीं कर सकते, तो ये डिविएशंस आपको बहुत बड़ी बड़ी लगेंगी, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए है। तो प्लेट या देखेंगे कि ये रेक्टेंगुलर प्लेट तो है, थोड़ी शेप मैच कर रही है, लेकिन टॉलरेंस के अभाव में ये प्लेटें अपनी असेंबली हाइट से भी ऊपर हो गई हैं, होल्स मिसमैच है, ये पिन जा नहीं सकती, असेंबली हो नहीं सकती। इस प्लेट और पिन की असेंबली के एग्जाम्पल से हमने यह जाना कि न केवल शेप का होना जरूरी है, बल्कि ड्राइंग के ऊपर साइज और टॉलरेंस भी लिखी होनी बहुत जरूरी है। ये होल अगर डाया 10 का बनना है तो उसकी साइज में मैन्युफैक्चरिंग डिविएशंस को कवर करने के लिए उसकी अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट 9.98 भी हो सकती है, अपर लिमिट 10.02 भी हो सकती है, यानी कि होल प्लस 0.02 और माइनस 0.02 की डिविएशन के साथ एक्सेप्टेबल है। ये अपर और लोअर परमिसिबल साइज को हम लिमिट बोलते हैं। अपर लिमिट इस एग्जांपल में 10.02 है और लोअर लिमिट
इस एग्जाम्पल में 9.98 है। अब आते हैं फिट के ऊपर। दो ऐसी प्लेटों को इस पिन के द्वारा जोड़ा जाना है। अब इसमें इस पिन की किस टाइप की फिटिंग होनी चाहिए? क्या ये पिन लूज होनी चाहिए? क्या ये पिन इतनी टाइट होनी चाहिए कि वो जा ही ना पाए? या फिर पिन इंटरफेरेंस फिट होनी चाहिए कि एक हल्की हैमरिंग से ये उन दोनों प्लेट्स में चली जाए? किस टाइप की हमारे को फिटिंग चाहिए, ये फंक्शनैलिटी डिटरमिन करता है। और उसी फंक्शनैलिटी को ध्यान में रखकर किस टाइप की फिट हमें चाहिए, वो हमारी अपर और लोअर लिमिट डिसाइड करती हैं। और अपर और लोअर लिमिट डिसाइड होने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साइजेस के बीच में जो डिफरेंस है, जो कि इस केस में +0.2 से लेके -0.2 का है, उसको हम कहते हैं टॉलरेंस। तो टॉलरेंस इज जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस, इसे हम टॉलरेंस कहते हैं। लिमिट्स और फिट्स की नॉलेज के बाद हमने ड्राइंग में शेप के अलावा उनकी डायमेंशंस और टॉलरेंस डाल दी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब जो प्लेट्स बन रही हैं उनकी शेप ना केवल ड्राइंग के समान है, बल्कि काफी हद तक ये डायमेंशन के आसपास है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि ये होल परपेंडिकुलर नहीं है, ये प्लेट के दोनों फेसेस पैरेलल नहीं है, लेकिन इनकी असेंबली हाइट काफी थ्योरेटिकल हाइट के आसपास आ चुकी है। मतलब टॉलरेंसेस के बाद, लिमिट फिट एंड टॉलरेंसेस के बाद इसमें काफी इंप्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी इस डिविएशन के रहते ये अपनी फाइनल असेंबली, फंक्शनल असेंबली तक नहीं पहुंच पा रहा है। GD&T में फ्लैटनेस को दिखाने के लिए हम एक ये सिंबल यूज करते हैं जो पैरेललोग्राम टाइप का एक सिंबल है। ये एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर एक ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी शेप डिफाइन की हुई है, साइज डिफाइन किया हुआ है, साइज में टॉलरेंस भी दी हुई है, और साथ में GD&T का एक यूनिवर्सल सिंबल यूज किया हुआ है, फ्लैटनेस 0.03। इसका मतलब इस फेस में फ्लैटनेस 0.03 मिलीमीटर के अंदर अंदर ही होनी चाहिए। इसके साइज पर टॉलरेंस +0.1 से लेकर -0.1 तक है, मतलब 15.4 से लेकर 15.6 तक इसका साइज परमिसिबल है। आप 15.4 से लेकर 15.6 तक ऐसे टेपर में फेस बना सकते हैं, वो परमिसिबल है इसकी साइज में। लेकिन अब GD&T के आने के बाद जो कि कहता है कि इसकी जो फ्लैटनेस है वो 0.03 मिलीमीटर में होनी चाहिए। मतलब ये एक एनवेलप है 0.03 मिलीमीटर का, इस फेस की फ्लैटनेस इस 0.03 मिलीमीटर के एनवेलप के अंदर ही होनी चाहिए, भले ही इसका साइज 15.4 से लेकर 15.6 तक ही क्यों ना हो। GD&T में परपेंडिकुलरिटी को डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं जो एक रिवर्स T टाइप अल्फाबेट की तरह है। ये एक L शेप की प्लेट है, इसमें इस फेस के ऊपर ये GD&T सिंबल दिया हुआ है। परपेंडिकुलरिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस डेटम प्लेन A विदिन 0.05। सेकेंड एग्जाम्पल में यहां पर इस होल के ऊपर ये हमारे को GD&T टॉलरेंसिंग डायमेंशनिंग की गई है। इसका मतलब ये है, ये हमारा डेटम प्लेन A है, इस होल की एक्सिस इस डेटम प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए 0.05 मिलीमीटर में। भले ही इसके डायमीटर के ऊपर टॉलरेंस ±0.1 की हो, लेकिन इस होल की एक्सिस इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर 0.05 मिलीमीटर में होना चाहिए। ड्राइंग में GD&T इंप्लीमेंट करने के बाद जो डिफरेंस आया ये हमारे सामने है। इसमें हमारा होल भी परमिसिबल लिमिट में परपेंडिकुलर है फेसेस के,
ये दोनों प्लेट्स विद इन टॉलरेंस, डायमेंशनल टॉलरेंस भी हैं, और इनकी जो फ्लैटनेस है वो भी हमने GD&T डायमेंशन में डिफाइन कर दी, वो भी हमारे लिमिट में आ गई। ये टोटल असेंबली हमारी ये थियोरेटिकल असेंबली लाइन के बहुत नज़दीक है, जो कि एक्सेप्टेबल है। हमने शेप फॉलो की, डायमेंशनिंग नहीं दी तो डिफिकल्टी में आ गए, डायमेंशनिंग दे दी लेकिन GD&T इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी मुश्किल में आ गए। हमने शेप भी डिफाइन की, डायमेंशनिंग लिमिट फिट एंड टॉलरेंस से डायमेंशंस की टॉलरेंस भी डिफाइन कर दी, और ज्योमेट्रिक टॉलरेंस यूज करने के बाद रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हमारे सामने है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने जाना उससे हम यह तो समझ गए होंगे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट को डिजाइन के द्वारा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना कितना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग की हर स्टेज के ऊपर जो कंफ्यूजन्स, जो डिफिकल्टीज पैदा होती हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन का होना कितना आवश्यक है। यही वो जगह है जहां पर GD&T काम करता है, और जब GD&T को अच्छे से अप्लाई करते हैं तो वो इन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करता है। ना केवल इन कंफ्यूजन को दूर करता है बल्कि एक रास्ता बनाता है जिससे हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल SPC को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि दुनिया में बहुत ही नामी गिरामी फैक्ट्रियों के पास ही है। रिजेक्शन कम हो जाती है जिससे कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी असेंबली में आने वाली डिफिकल्टीज दूर होती हैं, और हम एक ही तरह के हजारों लाखों प्रोडक्ट बना सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस मैच करती हुई होती है, और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोस्पेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। हम डिजाइन इंडिया में करें, भले ही उसको हम चाइना में बनाएं, हम भले ही उसको थाईलैंड में बनवाएं, कोरिया में बनाएं, जापान में कहीं भी बनाएं, दुनिया में हम कहीं भी बनाएं, लेकिन अगर हमारा डिजाइन इंटेंट ठीक से कम्युनिकेट किया हुआ है तो वह असेंबली में कोई परेशानी नहीं करेगा, और हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी का बनेगा, इकोनॉमिकल बनेगा, और हम कम्पिटिटिव बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी की इंपॉर्टेंस को जान गए होंगे तथा और अधिक जानकारी, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बेनिफिट के लिए उत्सुक होंगे। धन्यवाद।